वेलकम फ्रेंड, युक्ति या इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 27 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है युक्ति आईएएस का, युक्ति आईएएस ऐप का, वेबसाइट का, टेलीग्राम चैनल और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल है। जो स्टूडेंट केवल दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़ को कवर करते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर इसका अंडरलाइन आप लोग को पीडीएफ भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल की नोट्स आप लोग को वहाँ मिलेगा, स्पेशल लिंक मिलेगा। तो संबंधित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो हमारा सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम लोग और इंटरनल मोटिवेशन के साथ काम कर सके। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए, पहले ही न्यूज़ में आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा। आज हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता जाना तय है, छोड़ना होगा मुख्यमंत्री पद, जैसा कि मामला उभर कर सामने आया है। कल भी इस पर न्यूज़ कवर किया गया था तो आज इस पर विस्तृत हम लोग न्यूज़ देखेंगे कि क्या ऐसा किन हालातों में ऐसी स्थितियां उभर कर सामने आती है, लाभ का पद क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसके संदर्भ में हम लोग सभी बात करेंगे। राज्यपाल की शक्ति क्या है, इससे संदर्भित चीज़ों को देखेंगे। तो संविधान क्या कहता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, न्यायालय इसके संदर्भ में कौन कौन से न्यूज वाद गए हैं जहाँ पर फैसले सुनाए गए हैं, तो सभी पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले कुछ बात यहाँ लिखी गई है, उसे आप लोग जरूर की नोट्स को लिखिएगा। यह लाइन बाय लाइन अगर याद हो जाता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टर्मोलॉजी कुछ टर्मोलॉजी ऐसे होते जो आप लोग को एग्ज़ाम पेपर पर लिखना ही होता है। जैसे जब भी लाभ के पद से संबंधित बात आएगी तो संविधान का अनुच्छेद 102 और 102 संसद से और 191A आपको विधानसभा से के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता जहां वेतन भत्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरी तरह के फायदे मिलते हो। इसी तरह भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A भी सांसदों विधायकों किसी दूसरे मद से लाभ या अन्य पद लेने से रोक लगाती है। अर्थात जो पद है, संवैधानिक पद है, जो लाभ के दायरे से दूर रखा गया, उन पदों को छोड़कर बाकी किसी प्रकार के वेतन भत्ते या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का अगर फायदा उन्हें मिलता है तो उस प्रकार को लाभ की श्रेणी में रखा गया है। यह संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक नैतिकता आपको यही बताता है कि आप जिस पद पर है उस पद के प्रति निष्ठा रहिए। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह पीटी में इसे तो प्रश्न उभरता ही है, मेंस और इंटरव्यू में इसे बहुत बार प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। अगर मैं एक आंकड़ा यहाँ से दे सकता हूँ आपको, अगर इंटरव्यू चल रहा है और 10 कैंडिडेट हैं और पॉलिटी का सेक्शन अगर किसी इंटरव्यूअर के मन में आएगा तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कैटेगरी वाइज रखेगा तो टॉप 5 में इस प्रश्न को वो रखते हैं। क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ों को उभार कर सामने लाता है कि संसदीय प्रक्रिया क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको पूछेगा। लाभ का पद क्या है, लाभ का पद क्या है, क्यों जो अधिनियम 1951 है जनप्रतिनिधि अधिनियम, उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, सभी डायग्राम को पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह विस्तृत टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न सारे टॉपिक को कवर करना और नोट्स कैसे बनता है उसके संदर्भ में कल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पर एक शॉर्ट नोट का दिया गया है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है और मेंस का टॉपिक कैसे बनाया जाता है। मेंस में विस्तृत रूप से आप 3 से 4 पेज किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से लिख लेते हैं
तो उसके ही इतर आपको प्रश्न सारे उभर कर सामने आएंगे। तो विस्तृत रूप से एक नोट्स जरूर बनाइए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी रूप से प्रश्न पूछे तो आप उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए देने की स्थिति में हो। तो चलिए, चर्चा का कारण जान ही रहे, चुनाव आयोग झारखंड के मुख्यमंत्री जो है शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन है, जो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, उनके लाभ के पद पर नोटिस जारी करता है और 2021 में खुद को खनन पट्टा देकर लाभ का पद धारण किया था। इससे संबंधित कुछ बातें उभर कर सामने आई। तो किसी मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान का उल्लंघन का आरोप है। तो जो हेमंत सोरेन है उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो कानून है 1951 उसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। तो यह लाभ का पद का अर्थ किस संदर्भ में होता है यह आपको जानना। लाभ का पद बहुत बार आप लोग चर्चा में सुने होंगे। पहले जानिए कि लाभ का पद किस संदर्भ में उपयोग लाया जाता है, कि लाभ का पद किन किन हालातों में उभरेगा। तो पहले तो विधायिका के सदस्य के रूप में सांसद और जो विधायक है सरकार के उसके काम के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है, अर्थात सरकार का जो कार्य करेगा इसके प्रति ही वो जवाबदेह हो सकते हैं। लाभ के पद को कानून के तहत अयोग्यता का अर्थ है यदि विधायक सरकार के तहत लाभ के पद धारण करते तो इस सरकारी प्रभाव के लिए असंवेदनशील हो सकते हैं, अर्थात किसी प्रकार का सरकारी प्रभाव वो करके वो अपने लाभ के रूप में कार्य को मोटिवेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या रिक्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये लाभ का पद इस संदर्भ में भी देखा जाता है। अपने संवैधानिक जनादेश को निष्पक्ष रूप से निर्वहन नहीं कर सकते। इस एवज में क्या होता है, संवैधानिक जनादेश जो होता है लोकतांत्रिक मान्यताओं में कि सरकार संविधान के प्रति वफादार होगी, संसद के प्रति जवाबदेह होगी और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यह नहीं हो सकता इस स्थिति में। तो यह इस संदर्भ में भी लाभ के पद को स्पष्ट करता है। इसका आशय क्या है? आशय क्या है? निर्वाचित सदस्य कर्तव्यों और हितों के बीच टकराव नहीं होना चाहिए। कर्तव्य क्या है? संसदीय कर्तव्य क्या है? आप किसी पद पर अर्थात पीएम हैं या तो मुख्यमंत्री राज्य में, तो कर्तव्य क्या है और उसके बीच जो परस्पर हित होते हैं अर्थात जनता के हित और आपके जो सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी लोग हैं के बीच हित क्या है। तो आप जनता के हित के प्रति जवाबदेह है, ना कि अपने लोगों के प्रति हित के जवाबदेह है। अर्थात इस प्रकार के कुछ कार्य करते हैं तो आप जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संघवादी लोक व्यवस्था है, उसके हितों के बीच आप टकराव करेंगे। अपने जो हित होंगे उससे रिलेटेड आप जब भी संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं तो आपका जो पर्सनल हित होता है वो गौण हो जाता है और सार्वभौमिक हित कार्य करता है, जहां पर जनता के प्रति आपके हितों की सुरक्षा करना है। तो यह भी कहीं ना कहीं लाभ के पद को स्थिति को उत्पन्न करता है। लाभ का पद केवल संविधान के बुनियादी विशेषताओं को लागू करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, लाभ अगर आप किसी प्रकार से उपयोग करते हैं लाभ के पद में आकर किसी भी, तो उसके संविधान के बुनियादी विशेषताएं जो है वहीं तक सीमित रह जाता है। जैसे यह लाभ के पद जो कानून है, कानून के संदर्भ में बात की जा रही है कि लाभ के कानून, जैसे लाभ के पद पर आते हैं तो आप क्या करते हैं, केवल बुनियादी चीज़ों को लेकर उभरेंगे और जो सार्वभौमिक तत्व है, जैसे आप विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, जो लाभ का पद का कानून उसे जो रोकती है उस एवज में आप काम नहीं करें, अपने व्यक्तिगत हित को पूर्ति नहीं करें। और यह कानून क्या करता है, विधायिका कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण का वर्गीकरण भी करता है। तो यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, लाभ का पद का कानून विधायिका कार्यपालिका बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कैसे औचित्य को पूरा करता है। तो मैं जो आपको निष्पक्षता की बात की वहीं से यह चीज़ें उभर कर, आपका व्यक्तिगत हित कुछ नहीं होता है, सार्वभौमिक हित सर्वोपरि है। और जो शक्ति और विधायिका कार्यपालिका के बीच जो शक्ति है, अर्थात विधायिका अपने कार्यों तक सीमित रहेगी और कार्यपालिका अपने कार्यों तक सीमित रहेगी। हालांकि विधायिका कार्यपालिका को दिशा निर्देश दे सकती है पर कार्यपालिका इसे निर्देश नहीं दे सकती है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच संतुलन को स्थापित करना है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लाभ का पद होता क्या है अब नेक्स्ट ये है, संदर्भ तो समझ गए किस संदर्भ में इसे कह सकते हैं कि लाभ का पद या
नहीं होना चाहिए। पर लाभ का पद होता क्या, इसे हम लोग देखते हैं। संविधान में लाभ का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, संविधान में कहीं भी लाभ के पद को वर्णित, लाभ का पद जरूर यूज किया गया है योग्यता के संदर्भ में, कि जैसे राज्यपाल का योग्यता क्या, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है, या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों की योग्यता क्या, वहाँ पर लाभ के पद को यूज किया, टर्मिनोलॉजी को यूज किया है। पर लाभ का पद किस संदर्भ में है परिभाषित, इसे नहीं करता है संविधान, ध्यान रखिएगा। लेकिन विभिन्न न्यायालय के फैसले में की गई व्याख्याओं में इसका अर्थ अवश्य स्पष्ट होता है। साथ ही जो कानून है 1954 का कानून जो है वो भी स्पष्ट करता है लाभ के पद को। लाभ के पद की व्याख्या अनुसार पदक धारक के कुछ वित्तीय लाभ या बढ़त हित लाभ से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का, जया बच्चन का मामला इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था। जया बच्चन का मामला वाद गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो क्या थे, किसी ऐसे एजेंसी में कार्य कर रही थी जहां पर वो जीरो कॉस्ट पर कार्य कर रही थी। उसकी अध्यक्षीय पद पर बनी हुई थी, पर वो साथ में सांसद भी थी। तो न्यायालय वहाँ फैसला देता है कि आप किसी प्रकार के महताना भी नहीं ले रहे हैं, अर्थात किसी प्रकार के उस कार्य के प्रति जो पारिश्रमिक होता है वो भी नहीं लेते हैं, तो भी वह लाभ की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, सांसद या विधायक या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर किसी ऐसी एजेंसी या ऐसी कोई संस्था है जहाँ पर उसके अध्यक्षीय पद पर बैठा हुआ है और उसके एवज में वो कुछ पारिश्रमिक भी नहीं ले रहा है, तो भी वो लाभ की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, ऐसे मामलों में इस तरह के लाभ की राशि महत्वहीन हो जाती है। ध्यान रखिएगा, लाभ की जो राशि होगी महत्वहीन हो जाती है, क्योंकि जब सांसद और आप विधायक होते हैं तो आपके पास शक्तियाँ अपार होती है अपने प्रयोग क्षेत्र के लिए। आप किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने प्रशासनिक अभिकरणों का, इसलिए महत्वपूर्ण यह ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय 1964 में। ध्यान रखिएगा, 1964 में दिए गए एक फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति लाभ का पद रखता है या नहीं, इसका निर्धारण उसकी नियुक्ति की जांच की प्रकृति पर की जा सकती है, अर्थात उसकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है। लाभ के पद के निर्धारक तत्व क्या है, तो यह आपको तो आधार बताया गया उस समय। क्या आधार थे, क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, क्या सरकार ने इस संदर्भ में नियुक्ति की है, क्या सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है, जो पद पर नियुक्त किए गए हैं वो व्यक्ति, तो क्या उसके पास सरकार को वो अधिकार प्राप्त है उस पद को समाप्त करने का, या क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है। अगर नहीं करती है तो वो लाभ के पद की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार पारिश्रमिक का स्रोत क्या है, स्रोत किस स्रोत से मिल रहा है, क्या संचित निधि से मिल रहा है या राज्य के संचित निधि से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो लाभ के पद के श्रेणी में नहीं है, अन्यथा वो पारिश्रमिक उस स्रोत को लाभ के श्रेणी में मानेगा। शक्ति जो पद के साथ प्राप्त हुई है, वो कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है, जो लाभ के पद के लाभ जो पद पर बैठे हुए व्यक्ति है वो शक्ति का कि स्रोत क्या है, ये भी मायने रखता है। क्या वो संसदीय व्यवस्था हमारा जो संविधान के तहत उसे निर्गत किया गया है, या प्रशासनिक जो नियम कानून उसके अनुसार जो संविधान के अंतर्गत वर्णित सारे कानून है उसके तहत शक्ति प्राप्त होता है, या प्राइवेट फंड के जो शक्तियाँ होती हैं उसके आधार पर। तो यह भी एक लाभ के शक्ति के स्रोत के आधार पर भी लाभ का पद वर्णित होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, निर्धारक कारक है, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में भी यहाँ से बार बार प्रश्न किए जाते हैं, किस आधार पर आप बताइएगा कि लाभ का कोई व्यक्ति लाभ के पद पर बैठा हुआ। तो यह आधार आपको 1964 में जो फैसला आया था उसके आधार पर बताया जा सकता है कि सरकार की नियुक्ति का आधार क्या, प्राधिकार क्या है, या जो सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है या नहीं है, उस पद के संदर्भ में पारिश्रमिक निर्धारित क्या सरकार निर्धारित करती है, या पारिश्रमिक का स्रोत क्या है, या पद की शक्ति। तो यह आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, यह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। अब लाभ के पद के धारण करने संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो जैसे कि आप लोग को 102, 191, तो इसके उपखंड भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 102 के उपखंड 1A तथा उपखंड 1A का लाभ के पद को उल्लेख करता है। साथ ही 102(1)(a) है के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए, जबकि 1A तहत राज्य के विधानसभा सदस्यों ऐसे
अन्य लाभ के पद को धारण करने से मनाही करता है तब मना करता है। अतः किसी व्यक्ति को केवल इस कारण भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन लाभ के पद धारण करने से नहीं मना किया जाए कि वह एक मंत्री है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय में, जैसे कि पिछले बार मैंने बताया भी कि लाभ के पद की श्रेणी में कौन कौन से व्यक्ति या पद शामिल नहीं है। तो जैसे राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, राज्यपाल का हो, मुख्यमंत्री का हो, या मंत्री परिषद में शामिल मंत्रियों का जो वर्ग है वो लाभ के श्रेणी में नहीं आता। पर यह इसके अतिरिक्त कोई लाभ के पद जैसी प्रवृत्ति करते हैं और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो उसमें उन्हें लाभ की श्रेणी में लाया जा सकता है। पर यह पद अगर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे संसद या विधायक में लाभ के पद के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। और संसद में भी संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, ध्यान रखिएगा, संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 के अधिनियमित किया गया, जिसमें उन पदों की सूची दी गई जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखे गए। सूची वही जो मैंने अभी बताया वही सूची है, तो आपको सूची यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, संसद नोट यहाँ याद रखिएगा, इस सूची में लाभ के पद में और भी कौन कौन से शामिल हो सकते हैं तो संसद इसके लिए जवाबदेह है, इस सूची का विस्तार कर सकती है। न्यायालय इस पर टीका टिप्पणी कर सकती है, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है, पर इसमें लाभ के पद को वर्णित करने का अधिकार केवल संसद को है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी टर्मिनोलॉजी आप लोग को रखना है। कुछ सर्वोच्च न्यायालय के इससे संबंधित लाभ के पद से संबंधित कुछ निर्णयन आया, उसे याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किया है, बहुत से प्रश्न यहाँ से क्रिएट होते हैं पीटी में प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, या तो मेंस में ही डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आप लोग को पूछा जा सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय दिए गए निर्णय के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह भी धारा 1951 की धारा 9A बार बार चर्चा में रहता है, तो इसे याद रखिएगा, के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वर्ष 1964 CV के राव बनाम दंतु भास्कर राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान पीठ ने कि खनन पट्टा माल की आपूर्ति अनुबंध की राशि नहीं है। तो इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जो खनन का जो पट्टा है, माल की आपूर्ति अनुबंध की राशि नहीं होती है और यह लाभ की श्रेणी में आएगा। ध्यान रखिएगा, लाभ की श्रेणी में आएगा। वर्ष 2001 में करतार सिंह भड़ाना बनाम हरि सिंह नलवा और अन्य के मामले में वाद गया था, शीर्ष न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार के द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन की राशि नहीं है। अर्थात यहाँ भी लाभ के पद को वर्णित किया गया था, तो यह भी महत्वपूर्ण है। यदि मुख्यमंत्री को किसी प्राधिकार द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है तो इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। नोट यहाँ याद रखिएगा आप लोग, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 4 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जाता है आप लोग को पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में। अनुच्छेद 164(4) के तहत व्यक्ति बिना सदस्य बने 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि इस स्थिति के उत्पन्न होने के बाद वर्तमान सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री पुनः बन सकते हैं, नेता चुने जाएंगे अपने दल के और 6 माह तक वह मुख्यमंत्री रह सकते। उसके बाद उन्हें अपने पुनः निर्वाचन कराना होगा या विधान परिषद जो भूमिका होती है वहाँ पर चयनित होती है, पर झारखंड में विधान परिषद नहीं है तो आपको पुनः निर्वाचन 6 महीना के अंदर कराना होगा किसी एक सीट से जहाँ पर भी खाली होगा। अगर नहीं ऐसी स्थिति बनती है तो इन्हें 6 माह के बाद इन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र पूर्णतः दे देना होगा। तो स्थिति यह भी उत्पन्न होती है। आप लोग के लिए मेंस मॉडल प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इससे संबंधित जो कोर्स है जो मैंने 2 मॉडल प्रश्न ऊपर भी बताया, पर यहाँ पर एक मॉडल प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, संसदीय व्यवस्था में लाभ का पद किस हद तक अलोकतांत्रिक प्रतीत होता है, स्पष्ट करें।
लाभ का पद किस हद तक अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम करता है, यह स्पष्ट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ मॉडल प्रश्न आप लोग को जरूर इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, और नहीं हो सके तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसका आंसर लिख कर, जो भी आप लोग इसके आप आज की न्यूज़ में समझे होंगे तो आप लोग लिखने का ज़रूर प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग अगर डेली एक ही दो क्वेश्चन अगर 150-200 शब्दों को लिखने का प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर आप में निखार आएगा, और जो प्रयास है आपका वो सफल होगा। तो कोशिश कीजिए टेलीग्राम चैनल पर इसे लिख के अपने आंसर को लिख के PDF उसका सेंड करने का, जहाँ मैं पर्सनली उसे देखूँगा। चलिए नेक्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न। यहाँ से दो बनते हैं, और पर अब बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे लाभ का पद किससे संबंधित है, विधायक से, सांसद से, विधायक, आपको यहाँ से और भी पद क्रिएट किया जा सकता है। आपको कोई अधिकारी का नाम दे देगा, वहाँ से आपको प्रश्न पद का नाम दे देगा, तो यह आपको वहाँ से भी PT का प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के किस धारा के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो धारा 9A जो उसकी चर्चा की जा सकती है, यहाँ पर प्रश्न आपको किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड मेन और सब टॉपिक हमने उस पर कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे जो डायग्राम है आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और भी हम लोग बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि रेवड़िया बांटने दिवालिया हो सकता है राज्य सुप्रीम कोर्ट। जो देखिए मैंने इस पर आंकड़ा आप लोगों को पहले भी दिया था, तो उसे 4 और 10 अगस्त का न्यूज़ था, मे बी मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो उस न्यूज़ को जरूर देख लीजिए, वहां पर विस्तृत चर्चा की गई है। आज एक नया टॉपिक हम लोग एक लेकर आए, इसलिए इस न्यूज़ को मैंने कवर नहीं किया है। देखिए इससे पहले कुछ और भी फैसले आए थे तो उसे ज़रूर जान लीजिए। जैसे 2013 में एक मामला आया था सुब्रमण्यम बालाजी के फैसले पर, तो उसमें कहा गया था, 2 न्यायाधीश की पीठ ने सुनाया था, जिसमें कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़िया बांटा जाना जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पहले कहा जा चुका है कि भ्रष्ट आचरण नहीं है, शीर्ष अदालत की तरफ भ्रष्ट आचरण नहीं मानता है, और शीर्ष अदालत ने कहा कि रेवड़िया करदाताओं के पैसे से बांटी जाती, इस कारण राज्य दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ रही दर प्रवृत्ति जिसके आधार पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो रमना जी जो थे चीफ जस्टिस, आज उनका सेवा मुक्त हो जाएगा। आज ललित के जो है नए न्यायाधीश बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो A.V. रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस C.T. रवि कुमार के 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि सभी वादों को रेवड़ियां बांटना नहीं कह सकते, क्योंकि वे कल्याणकारी योजनाओं या जन कल्याण के कदमों से जुड़े होते, लेकिन चुनावी वादों की आड़ में राजकोषीय जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सभी को तो डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि वो रेवड़ियां हैं या मुफ्त की रेवड़ियां हैं, पर यहाँ पर हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि इसके एवज में राजकोषीय घाटा का जो प्रभाव है वो कम नहीं है। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर मुफ्त सेवाओं को प्रदान किया जाता है, तो उसे कल्याणकारी योजनाएं कहा जाता है। और मुफ्त की रेवड़ियाँ उसे कहते हैं जो समाज के सभी वर्गों को एक समान रूप से बांट दिया जाए। वहाँ पर जो आय में अगर जिनके प्रति व्यक्ति आय जिस राज्य के 1 लाख से भी अधिक है, उसमें सभी राज्यों को राज्य के सभी व्यक्तियों को बिजली मुफ्त दे देना, वो मुफ्त की रेवड़ी होती है। जो सक्षम नहीं है उनको दीजिए, कोई भी समाज का, सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि जो सक्षम नहीं है उनको बुनियादी हक है। पर जो सक्षम है उस बिजली बिल का अदा करना, तो उसके लिए आप मुफ्त की रेवड़ियों के संदर्भ में अपनी चुनावी घोषणा नहीं कर सकते। विवाद यही है, ध्यान रखिएगा। समाज के सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से मुफ्त की चीज़ों को, अब उसका उदाहरण हम लोग डेनमार्क और आइसलैंड से लगाते हैं, या उन राष्ट्रों से लगाते हैं जो विकसित हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, उससे पहले वहाँ पर इस प्रकार के जो टैक्सेशन का दर है वहाँ लगभग 98% है, 73 कहीं पर 83% है टैक्सेशन का, जो लोग भागीदार करते हैं टैक्स देने में। तो वहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, इस टर्मिनोलॉजी को कोई बताता नहीं है, कोई भी पार्टी
टर्मोलॉजी टैक्स अगर सरकार के पास ज़्यादा देगी तो सेवाओं का आपूर्ति सबसे ज़्यादा वहाँ होगी। तो हम उसके इस मुफ्त की कॉन्सेप्ट को तो देखते हैं, पर हमारे टैक्सेशन का जो दर है, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग सभी लोग पे करते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स की यहाँ बात करें, वहाँ पर 100 में से 98 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स में जिस हम लोग बात करते हैं। पर यहाँ पर क्या आंकड़ा है, यहाँ से 11 से 14% का आंकड़ा है। और जो यह हाल के दिनों में बढ़ा, पहले था कि 3 से 4% हुआ करता था, फिर 4 से 8 हुआ। तो आपको यह आंकड़ा भी समझने की ज़रूरत है कि नगण्य के बराबर है जो डायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं। यह भी समझिए जवाबदेहिता कितने व्यक्तियों में है। तो राज्य के पास संपत्ति होगी तो ही जाके अब सेवाओं की आपूर्ति बेहतर तरीके से कर पाएगा। अगर सभी लोग 100% लोग हैं, अगर टैक्स का पे करते हैं, तो किसी भी राज्य, किसी भी देश को मुफ्त में सारी सेवाओं को आपूर्ति करने की आपूर्ति जो होता है, जो कॉन्सेप्ट, वो क्यों नहीं करेगा। उसके पास धन इतना हो, उस धन को उपयोग कैसे करेगा। तो वह अलग अलग तरीके से वो कॉन्सेप्ट को, आप इसका उदाहरण यहाँ से भी ले सकते हैं। आपने कैम्ब्रिज का नाम सुना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, या तो फिर इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विद्यालय है, वो याद आप लोग समझ सकते हैं, या सरकार के किसी भी पैसे का उपयोग नहीं करती, वो अपने खुद के पैसे से सारे वर्क करती है, जैसे वो शैक्षणिक वर्क हो या शोध का वर्क हो या किसी प्रकार का पुरस्कार वितरण हो। तो समझ सकते हैं कितने बड़ी पुरस्कार यहाँ से दी जाती है। तो यह सरकार से कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं करती, वो अपने फंड से रिलीज करती है। तो यह कैसे रिलीज करती है, तो यहाँ पर जो भी अनुदान इन्हें मिलता है वो क्या करती है, आपको यह विश्वविद्यालय जाके इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके पैसे क्रिएट करती है, अपने आय को क्रिएट करती है और इसके एवज में ये सब कार्य करती है। तो सोच के देखिए, राज्य के पास, अगर किसी राज्य विशेष के पास इतना पैसा होगा कि वो सभी व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपया दे, तो क्यों नहीं दे सकता है अगर किसी व्यक्ति के पास उसके खर्च से अधिक पैसे हो। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस देश का उदाहरण देता है, वहाँ पर टैक्सेशन का जो व्यक्ति टैक्स पे करते हैं वो संख्या अधिक है। इसलिए राज्य के पास, उस देश के पास, उस राज्य के पास खर्च से अधिक पैसा है। ध्यान रखिएगा, खर्च से अधिक कहीं पैसे उसके पास है, आय का स्रोत है। तो इसके आधार पर वो सभी चीज़ सेवाएं मुफ्त देती है। अगर भारत में भी ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती तो किसी भी राज्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यह सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, इसे ज़रूर समझने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए, एक न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें इशारा करती है। जैसे कांग्रेस में से गुलाम नबी हुए आज़ाद, जो एक कदावर नेता हुआ करते थे, अपने शुरुआती दिनों से कांग्रेस में थे। साथ ही कपिल सिब्बल भी कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ दिए, जो भी वो कदावर नेता थे कांग्रेस के, बहुत दिनों से, शुरुआती दिनों से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। उसके साथ बहुत से फेयर लिस्ट है जिसमें कांग्रेस से लोगों का बाहर आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुछ चीज़ इंगित करता है, परिवारवाद किस प्रकार राजनीतिक पार्टी के साथ देश के राजनीतिक जो चलन है उसमें हावी हो गया है। और इसमें हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद को समाप्त करने के लिए भी बात की है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी परिवारवाद की बात की गई थी, समाप्ति की। तो यह देखिए, आम आपको लग रहा होगा न्यूज़ की कांग्रेस से लोग बाहर आ जा रहे हैं। अगर भाजपा में भी बाहर आ रहे हैं तो उसका कारण कुछ और होता, वहाँ पर कुछ कारण रिक्त होते, क्योंकि वहाँ पर अमूमन यह भी अभी देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के संदर्भ में जो बातें की जाती हैं, वहाँ पर परिवारवाद एक निरंतर, जब से इसकी स्थापना हुई है वहाँ से अभी तक परिवारवाद वहाँ पर उनकी पीढ़ियों में ही जो प्रमुख पदों पर जो नियुक्त व्यक्ति हैं, उनका जो कंट्रोल है वो प्रमुख व्यक्तियों के, जो परिवार के संदर्भित लोग हैं, उनके द्वारा किया जाता है। पर अन्य जो संदर्भ है वहाँ पर
कभी कभी अन्य लोग जो परिवार से संबंधित लोग देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसी पर बात की जाती है। राजनीतिक में परिवारवाद संदर्भ क्या है उसे हम लोग देखेंगे। इसके टर्मिनोलॉजी को आप जो आज के यूज़ किया गया है कि पार्टी में कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं, तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण है, तो इससे बचिएगा या नहीं आपको देखना है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इससे जो उभरा हुआ मामला उसे ज़रूर देखने की ज़रूरत। जैसे कि लोकतांत्रिक स्थिति में आकलन के 5 पैरामीटर्स होते हैं या किए जा सकते हैं, और भी पैरामीटर्स है, पर ये 5 पैरामीटर जरूर होने चाहिए लोकतंत्र में। वो पार्टी में लोकतंत्र की बात करता हो या देश में लोकतंत्र की बात करता है या राज्य में लोकतंत्र की बात करता है, यह महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की स्थिति को आकलन के 5 पैरामीटर जैसे चुनाव प्रक्रिया या बहुलतावाद या प्लुरलिज्म जो होता है बहुलतावाद, वो होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया देश में राजनीतिक पार्टी में ये होनी चाहिए, चुनाव प्रक्रिया अनुसरण हो। सरकार की कार्यशैली किस रूप से, यह भी महत्वपूर्ण होती है, या पार्टी में जो व्यक्ति प्रमुख है उसकी कार्यशैली। राजनीतिक भागीदारी, कितनी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी, कितनी स्तर पर राजनीतिक भागीदारी दी जा रही है, या पार्टी में भी और केंद्र और राज्य के स्तर पर भी यह देखने को मिलता है। साथ ही साथ राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी, अर्थात उस देश में नागरिकों को कितनी आज़ादी मिली है, यह भी लोकतंत्र का एक पैरामीटर है। या राजनीतिक संस्कृति किस रूप से डेवलप हुई या किस रूप से डेवलप की जा रही है, यह भी लोकतंत्र की बुनियादी आकलन या पैरामीटर्स है। यह पार्टियों पे भी लागू होती है, राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें भी है। जैसे उसमें चुनाव की प्रक्रिया क्या है, बहुलतावाद कितना अपनाया गया है, उसकी कार्यशैली किस रूप से है, भागीदारी कितनी है लोगों की, उसमें राजनीतिक संस्कृति उसकी कितनी किस रूप से है, और साथ में नागरिक आज़ादी अर्थात उसमें जो लोग शामिल है किसी राजनीतिक पार्टी में उसको आज़ादी कितनी मिली हुई है बोलने की, यह भी महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों टर्मिनोलॉजी एक सा लगता है, कुछ विलोप बिंदु है, उसे अंतर करने की ज़रूरत है, तो हम लोग उसे अंतर करें। राजनीति में परिवारवाद क्या है, यह आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस रूप से यह बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है पहले भी, और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। जब तक यह कॉन्सेप्ट रहेगा तो यह तब तक पूछा जाएगा। जब तक जात पात, धर्म और परिवार है तब तक भारतीय राजनीति में यह प्रश्न उभर कर सामने आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और भारत से ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, बस इसमें कुछ अंकुश जरूर लगाया जाता है, उसको उदारीकृत किया जा सकता है, पर यह कि कोई भी अपनी सत्ता का अभ्यास जो होता है ना, ये टर्मिनोलॉजी है सत्ता का अभ्यास, वो नहीं छोड़ना चाहता है। ये हम रहें, आप रहे या कोई और भी व्यक्ति रहे, हम लोग सत्ता का अभ्यास नहीं छोड़ सकते। जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि पावर का जो भी चीज़ें हमारे पास ही हो, हम ही सबसे अधिक हो सकती है। ये मानव प्रवृत्ति है और यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। हाँ, इसमें कुछ कमी की जा सकती है, उसे और भी उदारीकृत किया जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है। तो वंशवाद और परिवारवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह के बाद कई शासक का प्रमुख बनते जाते हैं या बने हैं, तो यह परिवारवाद या वंशवाद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वंशवाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों एवं प्रगतिशीलता के विरुद्ध है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो संसदीय लोकतंत्र की बात करता है, संघवादी लोकतंत्र की बात करता है, और उसके साथ प्रगतिशीलता कहने का अर्थ है जितने लोग का यहाँ पर सहयोग होगा, विकास के मानक उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे, तो वो भी प्रगति के तौर पर यह विरुद्ध होता है। या राजनीति के कुछ खास परिवारों को एकाधिपत्य विस्तृत रूप से देखा जाता है। इसे परिवारवादी या वंशवादी राजनीति का अपना इतिहास रहा है, जिसमें आपको परिवार राजनीति की 2 श्रेणियां, जिसमें पहली श्रेणी की पार्टी समूचा कार्य संचालन एक ही परिवार द्वारा किया जाता है। दूसरा श्रेणी किसी भी दल में काम करने अपने पुत्रों और पुत्रियों के लिए टिकट मांगते हैं। तो यह 2 श्रेणियां हैं परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए। एक तो पूरा कार्य संचालन है अपने अंडर रखते हैं, दूसरी श्रेणी किसी भी दल में काम करने वाले अपने पुत्रों पुत्रियों के टिकट मांगते हैं, ताकि और भी बेहतर तरीके से वो लोग इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सके और अपना आधिपत्य सत्ता का अभ्यास छोड़ने, सत्ता उनके
की पॉइंट की जो गर्भगृह है उनके आसपास घूमता रहे, सत्ता के आसपास वो बने रहे। भारत में नेहरू गांधी परिवार, साथ ही साथ कुछ अन्य देश जैसे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान परिवार, शेख जियाउद्दीन रहमान परिवार, और साथ ही नेपाल में भी आपको कोराइला परिवार पहले रहा करता था। साथ में श्रीलंका में भंडार नायके परिवार, जयवर्धने परिवार, और पाकिस्तान में भुट्टो परिवार, नवाज शरीफ परिवार राजनीतिक दबदबे के इस परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। अगर फिर जाए हम लोग यूरोपियन कंट्री में, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार के परिवारवाद को देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अमेरिका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि देशों में यही स्थिति कमोवेश है। जैसा कि उसके सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में है, तो कैनेडी परिवार वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, बुश परिवार मिल जाएगा, क्लिंटन परिवार मिल जाएगा। वंशवादी राजनीति के रूप में देखा जाता है। जरूरी नहीं कि उसका प्रत्येक व्यक्ति ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने या राज्यपाल बने, ठीक ना। उस व्यक्ति विशेष के पूरा महकमा, उसका जो परिवार के पूरे सदस्य है, किसी न किसी महकमे में कार्य करे, उसके पीएम या सीएम के इर्द गिर्द कार्य करे, तो यह परिवारवाद की भी श्रेणी में आता है। तो यह अमेरिका में भी स्थिति देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, भारत में, भारतीय राजनीति में वंशवाद की स्थिति क्या है। तो नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ADR है, उसने भारतीय राजनीति में वंशवाद परिवारवाद के संबंध में चिंताएं व्यक्त किया। महत्वपूर्ण यह रिफॉर्म जो संस्था है, जो भारतीय चुनाव से संदर्भित सभी चीज़ों पर यह नज़र रखती है। वर्तमान में भारतीय राजनीति में वंशवाद का अंत होता दिख नहीं रहा। बातें तो की जा रही है पर अंत नहीं होता। कारण उसका क्या है, 1952 के बाद से लेकर आज तक वंशवाद जारी है। प्रायः देखा जाता है कि परिवार एक बड़े नेता, अगर एक बड़ा नेता हो जाता है, उस परिवार के बाकी सदस्यों की विरासत के रूप में राजनीति मिल जाती है। जैसे आप बिहार में देख सकते हैं। इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा जो भी सपोर्टर होंगे, क्योंकि यह ऐसी मर्ज है जहां पर जब भी इस पर उंगली रखा जाएगा दर्द सभी को होगा। तो इसलिए किन्हीं व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष का समर्थक हो तो प्लीज़ एस्पिरेंट के रूप में समझिएगा। हम लोग क्योंकि एस्पिरेंट हैं, हम लोग कैंडिडेट है UPSC PCS के, तो सारे चीज़ों को हम लोग को जानने रहते हैं। इसलिए मैं पहले ही नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग सपोर्टर जो होंगे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे लालू परिवार, ध्यान रखिएगा, लालू परिवार यूपी में, साथ ही साथ आपको यूपी में यादव परिवार जी, मुलायम यादव जी का परिवार, उसी तरह और भी पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, गोवा में भी, सभी महाराष्ट्र में भी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने पड़े राजनीतिक विरासत के रूप में यह शिफ्ट होता चला जाता है। और वर्ष 1991 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के पास लोकसभा चुने गए वंशवादी सांसदों की संख्या 36 थी, जबकि भाजपा के पास 31 सांसद के साथ कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे रही थी। ये दोनों जो खुद को वंशवादी, जो भाजपा की जो सरकार है बोल रही वंशवाद को समाप्त करनी चाहिए, वहाँ भी किसी न किसी रूप से परिवारवाद, वंशवाद से प्रभावित 31 सांसद हैं और कांग्रेस में 36 हैं। तो दोनों में कोई कम नहीं है, दोनों पार्टियाँ किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। साथ ही साथ वंशवादी राजनेताओं के एक समान घनत्व 2009 में देखा गया। जैसे कांग्रेस और भाजपा में क्रमशः 11% और 12% सांसद वंशवाद से संबंधित थे। ध्यान रखिए 2009 में भी यही स्थिति थी। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में वंशवाद चरम स्थिति पर देखी गई, जिसमें राजनेताओं के परिवारों में कुल 53 सांसद शामिल थे। वहीं निचले सदन में 9.5% था। हालांकि 2014 में यह अनुपात 8.6 के स्तर पर आ गया। कुछ कमी जरूर हुई है, पर परिवारवाद, वंशवाद से सभी प्रभावित हैं, सभी पार्टियां। साथ में आंकड़े संसदीय सीटों पर होने वाले वंशवाद के अनुपात को बढ़ोतरी देता है और रुझान दिखाते। जैसे वर्ष 2014 में 15 वर्ष पूर्व 1999 पाए गए अनुपात से लगभग 2 गुना है। तो ध्यान रखते विगत जो 15 वर्ष जो रहा है वो दुगना स्तर किया है यह परिवारवाद कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में कुल 2189 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 389 प्रतिनिधि अर्थात 18% वंशवादी या राजनीतिक परिवारवाद से राजनीतिक से संबंध थे, जबकि 542 सांसद में से 162 सांसद 30% लोकसभा चुनाव में जीत गए। ध्यान रखिएगा।
और इसमें से लगभग 30% ऐसे भी लोग थे जो परिवारवाद से संबंधित लोग थे जो चुनाव जीता लोकसभा। तो हम सोसाइटी में हमारे जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, जो अनुसरण करता है, वो भी परिवारवाद को सपोर्ट करते हैं। नहीं ऐसा अगर होता, अगर वो बुरा मानते समाज के लोग, तो जनता उन्हें कभी जीतने नहीं देती। पर कॉन्सेप्ट या प्रचलन में है। नेक्स्ट याद रखिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के दो बड़े राष्ट्रीय पार्टियों जैसे कांग्रेस में 31.19%, भाजपा में 22.0% सांसद वंशवादी राजनीतिक पृष्ठभूमि के चुनाव की जीत दर्ज कर आए हैं। ध्यान रखिए, लास्ट चुनाव की बात की जा रही है, जहां पर कांग्रेस 31.19% और भाजपा में 22.02% सांसद जो इस प्रकार की प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि से आते हैं। देखिए, एक अमेरिका के जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ मेनहेम के शोधकर्ताओं द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर इंडिया स्पेंड एक आंकड़ा आया था के मुताबिक के अनुसार सभी प्रमुख दलों में राजनीतिक राजवंश समान बात है। यह राजनीतिक दलों की एक समान प्रक्रिया है। जैसे हम लोग की समान प्रक्रिया क्या होती है कि हम लोग डेली अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक किसी आशय में लगे रहते हैं कि हमारा जो बेसिक नीड्स है वो कैसे पूरा हो। तो इसी प्रकार इनकी समान सी बात है कि राजनीतिक दलों में परिवारवाद को बढ़ाना एक समान सी बात है। तो यह कॉन्सेप्ट जो ये लिए गया प्रधानमंत्री के द्वारा या दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा या बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग जो है, यह कहा जा रहा है कि भारत में परिवारवाद को समाप्त करना है। तो देखिए, रास्ता बहुत मुश्किल है, यह तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी, यह मैं भी मानता हूं, पर इस पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। उसके लिए कार्य दिशा निर्देश किए जा सकते हैं, क्योंकि इसे मौन स्वीकृति सोसाइटी से मिली हुई है, जनता से मिली हुई है इस कॉन्सेप्ट को। तो उसे समाप्त करना पूर्णतः एक मील का पत्थर होगा। साथ ही साथ छोटे क्षेत्रीय दलों में वंशवाद परिवारवाद किस तरह हावी, वो भी जानना है आप लोगों को। जैसे छोटे और क्षेत्रीय दलों में प्रमुख परिवारों में हाथों में केंद्रीकृत सत्ता रही। वस्तुतः सत्ता के वंशवादों सबसे बड़ी संख्या देखी गई है, जिसमें वर्ष 2009 के चुनाव में जम्मू कश्मीर जो राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सांसदों में 2 किसी राजनीतिक घराने से संबद्ध थे। अर्थात पार्टी में वंशवाद के जुड़े लोगों की प्रतिशत कितना था, 67%, 67% था, जो किसी भी पार्टी का उच्चतम प्रतिशत कहा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में ये 2009 के चुनाव में देखने को मिला था। पर जब 370 हटा तो वहाँ स्थितियाँ कुछ और ही उभर कर सामने आई है, लोग और भी उभर रहे हैं। साथ में देखिए, राजनीतिक लोक दल, राष्ट्रीय जो लोक दल है उसमें 40% सांसद वंशवाद से प्रभावित, जबकि शिरोमणि अकाली दल के 25% राजनेता अपने राजनीतिक वंशवाद के सहारे, राजनीतिक वंश के सहारे ही राजनीतिक मैदान में बने हुए हैं या आए हैं। भारत में राज्य में वंशवाद या परिवारवाद की स्थिति क्या है, तो जनसंख्या दृष्टि भारत में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 1952 में लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें 51 राजनेता वंशवादी थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में 22 सांसद किसी न किसी परिवार से संबंधित थे, राजनीतिक परिवार से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की स्थिति, चटर्जी परिवार जो थे, पंजाब में दोनों जगह, पंजाब में भी अपने जगहों पर क्षेत्रीय दलों राजनीतिक वंश अपने अधिक प्रतिनिधित्व रहे हैं, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में पंजाब में सर्वाधिक 62% सांसद राजनीतिक घरानों से रहे हैं। ध्यान रखिए, पंजाब में सर्वाधिक 62% रहा है। मुलायम सिंह यादव 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना करते। इस पार्टी का मुखिया मुलायम सिंह के अलावा उनके पुत्र अखिलेश सिंह भी हैं और मुख्यमंत्री पद पर हैं, जबकि कुल उनके 79% जो लोक सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, 79% प्रमुख राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, राजनीतिक भागीदार करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण आंकड़ा है आपको। वर्ष 2002 में, एक सेकेंड, कुछ एरर हो गया, नीचे चला गया है। हाँ, वर्ष 2000 जो था, बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में झामू प्रमुख जो है शिबू सोरेन, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक परिवारवाद के प्रभाव से अछूते नहीं है। यह भी परिवारवाद को बढ़ावा दिए हैं। यह भी पार्टी आरजेडी रहे, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, हम, लगभग सभी राजनीतिक पार्टी में परिवारवाद दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। ध्यान रखिएगा, अस्पष्ट रूप से नहीं, स्पष्ट रूप से, कि वहाँ पर जो संबद्ध व्यक्ति हैं, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सभी लोग सहयोग करते हैं
अपने राजनीतिक सत्ता के अभ्यास को उपयोग करने के लिए। पूर्वोत्तर राज्य में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने राजनीतिक राजवंश का अनुभव किया है। अभी हालांकि अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली है पूर्वोत्तर में। तो वहाँ पर रैंकिंग में 8वें स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। और कारण क्या है भारत में राजवंश का? कारण है भारत में राजनीतिक वंशवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण विशेष व्यक्ति विशेष की पूजा होता रहा है, या व्यक्ति विशेष को महत्व देना। अगर लालू जी हैं तो लालू जी के नाम पर सभी रोटियां सेकेंगे, मुलायम जी हैं तो मुलायम जी के नाम पर सभी रोटियां सेकेंगे, उसी पर नीतीश जी हैं तो नीतीश जी के नाम पर सभी रोटियां सेकेंगे, उनके आने वाले जो वंश के लोग हैं। उसी प्रकार आपको एमपी में चले जाइए, देश के किसी भी स्टेट में चले जाइए, साउथ में भी चले जाइए, तो उनके प्रमुख जो व्यक्ति रहे हैं उनके नाम पर सभी परिवार के लोग रोटियां सेकते, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यह महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने की योग बात है कि व्यक्ति विशेष की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि लालू जी ने जो कार्य किया है, लालू जी ने कार्य किया तो उनको टिकट मिल जाता उनके लोगों को, उनके आसपास के लोगों को, कि आप उन्हीं अनुसार राजनीतिक पार्टी में आ सकते हैं। और जनता देखिए होता है क्या है कि जनता को मॉडरेट बहुत बेहतर तरीके से लोग करते हैं। इनके पास राजनीतिक के जो मैकेनिज़्म है, पॉलिटिक्स मैकेनिज़्म है, पार्टियों पास बहुत बेहतर होता है, उम्दा होता है। समीकरण स्थापित करने के लिए यह जाने जाते हैं और इसी आधार पर लोगों को यह साथ ही देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी सेंटर मनीला फिलीपींस के अनुसार एशिया में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के कारण राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा मिला है। सांस्कृतिक जो मूल्य है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, उसके आधार पर जाति पात धर्म के आधार पर भी आपको परिवारवाद को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक परिवारों द्वारा लोकतंत्र में राजवंशीय शासन को बनाए रखना भी एक कारण रहा है, यह महत्वपूर्ण है। साथ ही में जनता कि यह आम मानसिकता है कुलीन वर्ग के व्यक्तियों मुक्तिदाता के रूप में भी निभा सकते हैं, उन्हीं के छत्र छाया में सुरक्षित रह सकते हैं जो वंशवादी को बढ़ावा देता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रवृत्ति है कि आम मानसिकता में है कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं व्यक्ति मुक्तिदाता होते हैं और उनकी भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट है राजनीति में एक व्यवसाय पेशे में तब्दील हो गया। राजनीति जो है, जो पहले सेवा का भाव हुआ करता था, एक व्यवसाय के रूप में तब्दील हुआ। जो व्यक्ति अभी वर्तमान में जो एक मान लीजिए विधायक है या सांसद है, अगर उसके पास अभी 10 लाख का संपत्ति है तो एवज में मान लीजिए अगर 4 से 5 बार ये विधायक और सांसद बनते हैं तो इनके करोड़ों की संपत्ति और खरबों की संपत्ति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवसाय प्रवृत्ति हो जाती है और इन्हें जो भत्ता मिलता है रोजगार और सांसद जो इनका कुल वेतन है तो नाम मात्र का है, 1 लाख के आसपास है। तो यह कैसे इन मुद्रा का इन्होंने अधिग्रहण किया है, यह तो शोध का विषय और संबंधित जो पार्टियां हैं, संबंधित जो संस्थाएं, इनको तो जांच के दायरे में लाना चाहिए। फिर भी बहुत सी चीज़ें अस्पष्ट रह जाती हैं। तो और इस व्यवसाय में लाभ की तुलना में जोखिम की संभावना अपेक्षाकृत कम है। ध्यान रखिएगा, इनका पैसा एक भी नहीं लगता है। अगर कोई भी पार्टी, मान लीजिए भी कोई पार्टी है, वो सत्ता में आने का उनका 1% भी चांस होता है, तो जो प्राइवेट पार्टियां हैं उन्हें फंडिंग करते हैं, जनता उसे फंडिंग करती है और जो संगठन के लोग हैं वो भी फंडिंग करते हैं। तो इनका 1% का भी नुकसान नहीं होता, जोखिम नहीं होता है, अपेक्षाकृत लाभ होता है। ऐसी ही व्यवसाय में यह तब्दील हो चुकी है स्थिति। ध्यान रखने का, सभी पैमाने एक दूसरे से जुड़े हैं। नोट याद रखिएगा, सभी जो पैमाने एक दूसरे से जुड़े हुए, इन 5 पैमानों के आधार पर किसी भी देश में मुक्त और स्वच्छ चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। मॉडल प्रश्न है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए परिवारवाद की हद तक, किस हद तक, यहाँ की हो गया है, किस हद तक अंकुश लगाता है, और यह राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करता है। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं? तो यहाँ पर सहमति असहमति के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंटों को स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर मॉडल आप लोग लिख के भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ से जुड़कर आप लोग आंसर इससे PDF फॉर्म में करके आप लोग भेज सकते हैं। उसे जहाँ मैं डायरेक्ट चेक करूँगा, उससे जो भी चीज़ें होंगी। देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ा फर्जी विश्वविद्यालय है, इसकी एक सूची आई है, तो आप लोग फर्जी विश्वविद्यालय से बच कर रहिएगा। UGC बार बार इसकी लिस्ट जारी करती है।
का दिन सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक दिन था, जो लाइव स्ट्रीमिंग की गई, लाइव अपने सुनवाई की गई। तो इसके संदर्भ में देखिए, कल 26 अगस्त 2022 से एम वी रमना जाते जाते एक बेहतर कार्य कर गए। वैसे इनकी बेहतरी के जो लिस्ट है बहुत ही लंबा चौड़ा है, वो लास्ट नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग की पहले भी चर्चा की जा चुकी है। 2018 में ही शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि अदालत कार्रवाई को सीधा प्रसारण संविधान अनुच्छेद 21 के तहत न्याय प्राप्त करने का अधिकार का हिस्सा है, तो न्यायालय को यह कार्य करना चाहिए। तो देखते हैं आम जो भी है, आपको सत्र न्यायालय है या हाई कोर्ट है, सभी धीरे धीरे आपको लाइव स्ट्रीमिंग के तहत अपने बात को सुनवाई कर रहे हैं, ताकि तीव्रता आए न्याय देने में, न्याय संगत न्याय करने में। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप लोग को यहाँ से दो चीज़ें याद रखना है कि कल 26 अगस्त था 2022, सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग किया गया और 2018 में यह फैसला पूर्व में आया था। पीटी ओरिएंट है, आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ पेपर में कुछ इशू है। पेपर आज का पीडीएफ जो था वो ठीक से आया नहीं है, इसलिए कुछ बबलिंग किया हुआ है, तो इससे ज़रूर आप लोग देखिए। ट्विन टावर के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। या इसका रविवार को जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, अर्थात जीर्णोद्धार मैं कर रहा हूँ, इसको तोड़ा जा रहा है कि अवैध रूप से इसे बनाया गया था। बहुत से जो पर्यावरणीय और जो नियम कानून से ताक पर रख के, नगर निगम के कानून को ताक पर रख के जिसे फैसला दिया गया, और उस पर यह रविवार को गिराया जाएगा। जिससे संबंधित लेख है, आपको इस आर्टिकल को देख लीजिएगा, ताकि कुछ पीटी फैक्ट आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अब तक की इमारत है, सिंगापुर की इमारत जो थी 234 मीटर, उसे गिराया गया है। फिर आपको यूएस में भी कुछ गिराया गया है। तो विभिन्न देशों का ऐसे उदाहरण है, तो पीटी फैक्ट के रूप में इसे ज़रूर देखा जा सकता है। और कोशिश कीजिएगा अगर पीडीएफ कहीं बेहतर हो तो उससे आप लोग इस न्यूज़ को कवर कर लीजिएगा। मैंने बहुत ट्राई किया, सारे पीडीएफ में तो ऐसे ही आ रहा था दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, इसलिए मजबूरी बस आज से पीडीएफ का न्यूज़ बनाना पड़ा। देखिए तब तक हम लोग नीचे जा रहे हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट दे सकते हैं। न्यूज़ अगर पसंद आ रहा हो तो न्यूज़ एनालिसिस तो ज़रूर हमें सपोर्टिव मैसेज कर सकते हैं मोटिवेशन के तहत, ताकि इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता रहे कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। देखिए जो हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके कुछ कार्य यहाँ पर दिए गए फैसले, किन किन फैसलों पर, इसे एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कभी पूछे तो न्यायपालिका में सुधार से संबंधित हो, तो इससे संबंधित आप लोगों को चीज़ों को स्पष्ट करने में केस स्टडी के तौर पर यूज किया जा सके। साथ में जो चीफ जस्टिस इंडिया जो रमना थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्टों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जजों की नियुक्ति की गई, 11 जजों के साथ में हाई कोर्टों में 220 जजों की नियुक्ति इनके कार्यकाल में की गई। तो पीटी फैक्ट के रूप में यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको यह न्यूज़ देख लेनी चाहिए, ताकि बाकी चीज़ें जो हैं ऐसे कवर कर लेनी है आप लोगों को। नेक्स्ट है, देखिए जो आपको रक्षा सहयोग के लिए टास्क फोर्स का गठन करेगा भारत और तंजानिया, तो इससे रिलेटेड पीटी फैक्ट है। आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है किस देश के साथ भारत टास्क फोर्स का गठन करेगा रक्षा सहयोग में, तो तंजानिया के साथ। इससे रिलेटेड न्यूज़ और भी आएगा तो हम लोग उसे कवर करेंगे। हालांकि आज ज़्यादा दो ही न्यूज़ इतना लंबा हो गया विस्तृत रूप से, तो समय बहुत ज़्यादा निकल गया है, बस न्यूज़ को हम लोग फिर देखेंगे। देखिए 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में ओम बिरला गए हुए हैं, तो यहाँ पर बात की गई है विकास का भारतीय मॉडल विश्व के लिए आदर्श है। तो यह बहुत ही प्रासंगिक भी है कि मॉडल हमारे पास जब आज़ाद हुए आज तक के जो लोकतांत्रिक मान्यताओं का जो विकास हुआ बेहतर है। देखिए गुजरात में आज अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस ब्रिज को आप देखिएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उन्नत दृष्टि से बढ़ रहा है। मैं इससे रिलेटेड पिक्चर आप लोगों को स्लाइड करूँगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं अनुभूति करने के लिए। पहले हमें सांप सपेरों का देश बोला जाता था, कुछ वर्ष पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं पहले, 75 वर्ष पहले, और आज़ादी के बाद कुछ 60 के दशक तक भी बोला गया सांप सपेरों का देश, यह देश
किस हद तक अपने विकास के मानक तय कर रहा है, उसे इन सब चीज़ों से देखना चाहिए। विश्व के उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भारत किस हद तक तैयार है। तो आप इस अटल टनल को देखिए, अटल ब्रिज को देखिएगा। अटल टनल जो आपको जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं किस रूप से महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए। कुछ चीज़ें अनुभूति के लिए होती है। साथ देखिए एथेनॉल उत्पादन में उठ रहे हैं बड़े कदम। तो प्रधानमंत्री क्षमता वृद्धि का उल्लेख किया है। तो इसके संदर्भ में पेट्रोल उत्पाद आयात खर्च में कम करने, पर्यावरण की चिंता, बीच में जो 20% मिलाने का जो है वो संकल्प, उसके संदर्भ में बहुत यहाँ पर विस्तृत रूप से नोट्स दिया गया। इसे आप लोग की नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं, सारे डायग्राम पर इस पर चर्चा की गई। एथेनॉल कैसे बनता है, 2013 के बाद उत्पादन नीति क्या थी, स्थिति क्या थी, यह भी आप लोग को ध्यान, आंकड़े क्या कह रहे हैं, कहानी, यह भी आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। इसकी प्रासंगिकता किस रूप से बनी हुई, यह भी आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और समय से पाना लक्ष्य है, तो यह भी एक चीज़ें हैं। तो आप लोग इसका की नोट्स जरूर बनाइएगा। एथेनॉल के संदर्भ में आपको यहाँ से पीटी फैक्ट बहुत पूछा जा सकता है। मेंस में पेट्रोलियम उत्पादों के सह उत्पाद के रूप में एथेनॉल जो नीति है उससे भी प्रश्न किया जा सकता है। तो आप लोग इसे की नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि चीज़ों को आप लोग कवर करते रहें। जहाँ मुझे लगेगा कवर कराना, मैं विस्तृत रूप से उस पर न्यूज़ कवर करूँगा। जहाँ इनफ दिया रहता है, ज़रूरी नहीं है कि उसी न्यूज़ को मैं दोबारा पढ़ूँ उसी तरीके से। पाकिस्तान के बाद अब चीनी सेना से भी आतंकी गठजोड़ का मेल संकेत मिल रहा है। जहां पर M16 राइफल है, चीन में निर्मित किए जाते, उरी के मारे गए 3 घुसपैठियों के में मिले हैं। तो यह भी एक प्रश्न चिंता का विषय है, राष्ट्रीय चिंता का विषय है सुरक्षा का। हालांकि कल के एक्टोरियल में दिया गया था कि चीनी नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो इससे संबंधित और भी न्यूज़ अब आएंगे उभर कर, तो उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। हालांकि अब जो चीज़ें उभर कर आ रही है, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय लेकर आ रही है, देखिए आतंकी फंडिंग पर लगे पूरी तरह लगाम, यह लिख रहा है इसमें। और यह काफ़ी हद तक वाजिब भी है और काफ़ी हद तक प्रासंगिक भी है कि जितनी भी आतंकी फंडिंग है उस पर लगे पूर्णतः लगाम। ये ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि इस प्रकार के जो भी लोग संतलिप्त होते हैं तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि आने वाले जनरेशन को भी यह पता चले कि इस प्रकार की जो चीज़ें होती है भारत में लागू नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार से हम उन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा, मौन स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और जो हमारा सोसाइटी है, सभ्य सोसाइटी, उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। जिहाद जैसे शब्द को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। साथ आत्मघाती हमले जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, हाल ही में केरल के व्यक्ति ने जाके लीबिया में किया है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति उभर कर सामने IS के सहयोग से, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट के द्वारा, साथ ही साथ जो आतंकी फंडिंग किया जा रहा है, फुलवारी शरीफ जो पटना, वहाँ पर इस प्रकार के जो मिले हैं, जो व्यक्ति पकड़ाया मोहसिन अहमद, उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया। इस प्रकार जो कॉन्सेप्ट जिहादी सोच वाले जो लोग हैं, उन्हें किसी भी तरीके से सभ्य सोसाइटी में रहने के लिए कोई भी स्थान उस समुदाय के लोग के साथ साथ जो अन्य समुदाय, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा इन्हें आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से सामूहिक बहिष्कार करते हुए इन लोगों को बाहर करना है, ताकि सरकार और समाज एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित कर सके। साथ ही देखिए इसमें कितने करोड़ की फंडिंग इन लोगों को मिलती है। NI, हालांकि हमारा जो है नेशनल एजेंसी NI है, वो एंटी टेरर फंडिंग की जांच कर रहा है। तो इससे संबंधित लेख है, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा, ताकि बहुत सी चीज़ों को आप लोग को स्पष्ट हो और समय के साथ आप लोग अपडेट होते चलें। देखिए अमेरिका में 4 भारतवंशी पर महिलाओं पर नस्ली हमला किया गया कल, कि आप भारत से आते हो यहाँ पर बेस्ट लाइफ जीने के लिए, पर उन्हें नहीं पता है कुछ संकुचित लोगों को कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो विकास के जो मानक अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, वो अन्य राष्ट्रों के सहयोग से हुए हैं। अन्य राष्ट्रों के जो लोग वहाँ जाते हैं, कौशल प्रेरित जो लोग जाते हैं, उसके आधार पर ही वो टिके हुए हैं। नहीं तो बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आती। इस पर मैं एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही विस्तृत वीडियो है। नस्ली हमला वहाँ पर बार बार किए जाते हैं अमेरिकन के द्वारा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी क्षमताओं का दोहन किया जा रहा है, उन्हें अवसर की कमी हो रही है। तो यह बहुत लंबा विस्तृत टॉपिक है,
तो हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हाल में नस्ली हमला जो हुआ ब्लैक के संदर्भ में और विस्तृत रूप से पहले के भी, तो उस सारे डायग्राम पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ों को आप लोग स्पष्ट कर लें। और भी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, पीटी ओरिएंट है। आप लोग खेल एशिया से देख सकते हैं, एशिया कब कल से स्टार्ट हो जाएगा आज से। तो आप लोगों को यहाँ पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज की न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट कल हम लोग ज़रूर मिलेंगे और एक नए न्यूज़ के साथ, ताकि आप लोग को नए टॉपिक कवर किया जा सके। तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंटरनल मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी राय हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के नाम से भी ISDN दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, आप लोग इसे सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, या लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं अमरिंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।